एंड 12, 22, 12 दैट इज 12। यहाँ कितना एलोकेट करेंगे 12, है ना? कितना एलोकेट करेंगे 12। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन? सुनाओ। अब ये क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, है ना? सेकेंड पेनाल्टी यहीं अगर चाहे तो दे सकते हैं। बहुत सारी बुक में P1, P2, P3 करके लिखा हुआ है ना? तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि यहाँ हम P2 लिख दें और यहाँ भी P2 लिख दें, है ना? हम यही पेनाल्टी दे देते हैं, यहाँ भी P2 लिख दें तो क्या होगा देखिए। अब क्या हो जाएगा? फिर यहाँ कितना होगा पेनाल्टी? 0, है ना? पेनाल्टी कितना होगा? 0। यहाँ इसको डैश नो पेनाल्टी, इसका दूसरा प्रोसेस ये है डैश। इसमें कितना पेनाल्टी होगा? 3, है ना? इसमें 2। यहाँ पेनाल्टी कितना होगा? 4 और 5, है ना? 4 और 5 1। यहाँ पेनाल्टी कितना होगा? 2 और 5 3, या 1। अभी क्या है? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। आप किसी को भी ले सकते हैं, इस 3 को या इस 3 को, किसी एक 3 को यूज कर सकते हैं। अगर इस 3 को यूज किया कर लिया जाए, ऐसे एरो देते हैं, है ना? फिर वही लिखेंगे column 3 have the maximum penalty and in this row column 2 1 2 2 2 3 cell 2 3 as the minimum cost ना। सेल 2 3 मिनिमम कास्ट होगा तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए 12 इसने क्या कर दिया है? दे दिया है, तो 10 बचा। अब यहाँ 2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 15 सप्लाई है, 17 डिमांड है, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये डिलीट हो जाएगा, फिर ये डिलीट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर क्या करेंगे? P3 पेनाल्टी लिखेंगे। P3 पेनाल्टी, P3 में क्या होगा? फिर इसकी पेनाल्टी क्या होगी? 1 होगी, है ना? इसकी पेनाल्टी 0 हो जाएगी। कोई कन्फ्यूजन? इसका पेनाल्टी कितना होगा? 1 होगा ना? इसकी पेनाल्टी कितनी हो जाएगी फिर? आप देखें 1 होगा कि नहीं होगा? 1। इसमें पेनाल्टी डैश हो जाएगा, इसमें पेनाल्टी कितना हो जाएगा? 5 और 3 ना, 3 हो जाएगा। इसमें पेनाल्टी कितना हो जाएगा? 4 2 6 ना, 2। ठीक है, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे। बी में कहाँ 0 होगा? ये डैश लिखा है क्योंकि ये रो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब नया रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिखेंगे तो ये रो एक बार में, ये पहली बार में ये रो, दूसरी बार में ये रो, तो जो डिलीट हो जाएगा उसकी पेनल्टी कहाँ एग्जिस्ट करेगी? मतलब अगर आप बार बार चेंज नहीं करना चाहते हैं, बार बार रिड्यूस मैट्रिक्स नहीं लिखना चाहते हैं, तो एक बार में भी ऐसे P1 P2 P3 P1 P2 P3 आप लिखते हुए, है ना, आगे बढ़ता है। ये बताएगा कि कहाँ कौन सा रो या कौन सा कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जहाँ पेनाल्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी वो कॉलम और रो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? एक तो तरीका ये है कि पहली बार हम लिखें, जो डिलीट हो उसको छोड़ कर दूसरा लिखें, फिर करें, फिर डिलीट करें, फिर तीसरा लिखें। दूसरा तरीका है कि एक ही में ये तो हम आपको दिखाने के लिए काट रहे हैं ना, समझ रहे हैं? लेकिन आप दूसरा तरीका ये है कि P1 P2 P3 ऐसे आप देते जाएंगे तो अपने आप ही पता चलेगा कि पेनाल्टी यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये रो और कॉलम नहीं है ना। समझ गए? अभी क्या करें? तीसरा पेनल्टी, तीसरे में क्या करेंगे? फिर यहाँ जाएंगे, है ना। अब यहाँ अभी भी 2 की डिमांड बनी हुई है ना, 2 की डिमांड बनी हुई है। तो अभी क्या करेंगे? इस में जाएंगे, मिनिमम कौन सा होगा?
5 मिनिमम होगा। इसके पास 10 की सप्लाई है लेकिन 2 डिमांड है, 2 डिमांड बच रहा है ना, कितना एलोकेट करेगा ये 2। अब ये डिमांड क्या हो गई 0। अगली बार जब पेनाल्टी देंगे P4 लिखेंगे, है ना। अगली बार P4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, अब आप देखें कितना पेनाल्टी होगा 1। बोलिए इसकी पेनाल्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी पेनाल्टी एग्जिस्ट करेगी नहीं, है ना, क्योंकि ये फुलफिल होकर 0 हो चुका है। देखिए है ना, 15 2 17, 17 की डिमांड पूरी हो गई है। यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ कितना एग्जिस्ट करेगा, यहाँ 4 2 6, 2 की पेनाल्टी एग्जिस्ट, है ना। अभी 2 ऐसे कॉलम बच रहे हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ आप देख लें, ये फिर बच के 2 हो जाएगा, है ना। 12 2 14 सॉरी 8 बचेगा, 14 8 22 हो जाएगा, है ना। अभी देखिए यहाँ क्या बच रहा है 4 और 2, है ना। पेनल्टी कितना हो जाएगा, P4 कितना हो गया 2। बोलिए यहाँ कितना होगा डैश, एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ कितना होगा 5 1 6 1 होगा। और आप देखें यहाँ भी 2 पेनल्टी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी 2 पेनल्टी एग्जिस्ट कर रहा है। किसी एक को हम कंसीडर करते हुए, अगर ये कंसीडर करते हैं तो आप देखिए इसमें मिनिमम कहाँ है 4 और 6, दो ही कॉलम, 2 ही रो बचे हुए ना, 4 और 6। तो अब इसमें मिनिमम 4 है ना, मिनिमम कास्ट 4 है, 8 का सप्लाई है और 9 की डिमांड है। तो यहाँ कितना एलोकेट हो जाएगा 8। कोई दिक्कत। अब ये देखिए ये पूरा 0 हो गया, है ना। कोई कन्फ्यूजन, यहाँ कितना बचेगा 1, है ना। अब आप देखें आपके सामने ये पूरा का पूरा P5 अगर निकाला है तो ये क्या हो गया नील हो गया, क्योंकि 0 हो गया। ये भी नील हो गया, बस बचेगा ये। इसमें पेनाल्टी देख लें, इसमें पेनाल्टी क्या एग्जिस्ट कर रहा है 1। बोलिए कर रहा है। अभी क्या बच रहा है, अभी क्या बच रहा है, इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। या कुछ नहीं बच रहा है तो एज इट इज लिख देंगे। अभी क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट अब जो कुछ भी बच रहा है हम क्या करेंगे, उसको एलोकेट कर देंगे। एलोकेट कहाँ करेंगे 5 पे करेंगे, कितना 7, है ना, और 6 पे 1, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, है ना। दोनों का फुलफिल डिमांड हो गया, समझ गए। अब इसको फाइनली यहाँ लिखेंगे, जो आप कह रहे हैं नहीं आ रहा, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है। 6 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, देखिए दिवाली में आप घर जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप जो भी गेम थियरी की मैडम ने दिया था 22-25 क्वेश्चन, वो तो पूरा कर लें। वो तो ऐसे किया होगा ना आपने, उसको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए। दिवाली का असाइनमेंट है ना, क्वेश्चन लिखिए, उस क्वेश्चन को उसका आंसर सॉल्व करिए, उसको मतलब एज ए नोट्स टाइप को बनाइए अपने। मान लिया आप एग्जाम में बैठे हैं, हाँ तुम बनाए हो, चलो तुम ही एक मुझे लगा पढ़ भी रहे हो, बाकी लोग तो ऐसे वैसे बना लिए हो, बहुत बढ़िया। तो ये फ़ायदा होगा। ये पेपर वो वाला है क्या, न्यूज़पेपर वाला मिलता है, कौन देता है, अच्छा। तो इसमें 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा। सप्लाई क्या होगी, सप्लाई है 22 की ना। यहाँ A B C देयर आर 3 सोर्सेस, 6 5 5, ये 7 हो गया, 3 के रिस्पेक्ट में 12 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, ये 12 है, ये 7 है, ये 5 के रिस्पेक्ट में 2 हो गया, ये 2 के रिस्पेक्ट में 15 हो गया, 8 हो गया,
ये 17 हो गया, ये 4 के रिस्पेक्ट पे 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 6 पे के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये 9 हो गया। और ये हो जाएगा 7 1 8 हो गया, 15 5 20 हो गया। कहाँ 15 5 20 कहाँ से जाएगा? अच्छा ये सॉरी, ये 15 ही है, 15। अब आप मिनिमम जेड मिनिमा निकालिए, कितना हो जाएगा? 3 × 12 प्लस 5 × 2 प्लस 8 × 4 है ना, प्लस 15 × 2 प्लस 7 × 5 प्लस 1 × 6। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 4 कॉलम और 3 रो हैं। 4 + 3 7 -1 6 लोकेशन उसके इक्वल हो गया। मतलब सॉल्यूशन कैसा है? नॉन डीजनरेट है, नॉन डीजनरेट है। बेसिक फिजिबल कब होगा? बेसिक फिजिबल के लिए कंडीशन है क्या होना चाहिए? m+n-1 के इक्वल होना चाहिए, है ना। और नॉन डीजनरेट के लिए कंडीशन दूसरी क्या है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट है कि नहीं? अगर हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ आए, यहाँ चले, इंडिपेंडेंट नहीं है ना, क्योंकि ये एक किनारे पड़ जा रहा है। अगर हम यहाँ से चले यहाँ जाएं तो एक छूट जाएगा, कहीं ना कहीं लूप नहीं बन रहा है ना, तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये नॉन डीजनरेट का केस है। कितना हो जाएगा? 36 10 32 30 प्लस 35 प्लस 6 मीन्स कितना हो जाएगा? 6 2 149। तुम्हारा भी यही आया है? अभी समझ में आ गया? अभी कहाँ मिस्टेक हुआ था पता चला? कहाँ नहीं, कहाँ एलोकेशन नहीं हुआ था तुम्हारा? अच्छा सेकंड, यही आंसर आया हुआ है? मतलब आंसर यही है ना 149। देख लो, आया है ना 149। कोई डाउट बेटा इस मेथड में? कोई डाउट? आगे पढ़ाएं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट पता है आपको बाबू? कोई समस्या? ठीक है ना। तीनों मेथड समझ में आया? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल सबसे आसान है, नॉर्थ से शुरू करेंगे, है ना, और हम एलोकेट करते जाएंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। बाकी आपने मैट्रिक्स मेथड देखा था, सबसे मिनिमम हम फाइंड आउट करते हैं, उसको एलोकेट करते हैं ना। ये सारी चीज़ें, अगर 2 सेल क्या हो जाए, 2 सेल मिनिमम आए तो क्या करेंगे आप? उस सेल को चूज करेंगे जहाँ एलोकेशन मैक्सिमम पॉसिबल है ना। तो ये ध्यान रखने का विषय है ना, लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, यहाँ से आएगा ही आएगा ये ट्रांसपोर्टेशन से। अब आपने अभी तक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा, लेकिन सभी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कोई ज़रूरी नहीं है वो ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल मतलब फिजिबल, ऑप्टिमल मतलब मिनिमम। ये कास्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम हो सकता हो ऑप्टिमलिटी टेस्ट ये बताए कि इसको और मिनिमा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। समझ में आया? उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। 2 तरह के टेस्ट होते हैं सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन के, 2 तरह के एग्जिस्ट करते हैं। एक बेसिक फिजिबल या इनिशियल सॉल्यूशन कहते हैं उसका, और दूसरे को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम मोदी मेथड यूज करते हैं, MODI, है ना। मोदी यहाँ भी आ गया है। मोदी ने पेट्रोल में तो तबाही किया ही है, डीजल में यहाँ भी तबाही मचाए हुए हैं। अभी देखो कितना कठिन है, ये इतना कठिन है, मतलब अगर इजीली आप को सारे लोकेशन पॉजिटिव दिख गया तब तो ठीक है, नहीं तो इटरेशन करना पड़ता है। इटरेशन करने में कम से कम 4-4 5-5 पेज कभी कभी करना पड़ता
तो यहाँ भी मोदी कुछ करिश्मा दिखाएंगे, है ना। तो लिख लीजिए पहले दो तीन लाइन मेथड में लिख लीजिए। मोदी का फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लिख लीजिए। ऑप्टिमलिटी टेस्ट, हेडिंग क्या होगा? ऑप्टिमलिटी टेस्ट, OPTIMALITY, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। है ना। once the initial basic feasible solution has been computed, once the initial basic feasible solution has been computed, comma, once the initial basic feasible solution has been computed, comma, the next step in the problem is to, the next step in the problem is to determine whether the solution obtained is optimal or not. Whether the solution is optimal or not. नीचे लाइन लिखिए। टू परफॉर्म दिस optimality test, to perform this optimality test, we shall discuss the modified distribution method, that is Modi method. To perform this optimality test, comma, we shall discuss the modified distribution method, that is Modi method, MODI. स्टेप, इसी को हम चेक करते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए चेक कर लेते हैं ना, क्यों बेटा? हाँ, इसी क्वेश्चन के लिए चेक कर लेना, इसी क्वेश्चन की ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर लें। तो हम एक एक स्टेप लिखाएंगे और लिखवाएंगे, स्टेप लिखवाने जा रहे हैं और उसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम इसकी ऑप्टिमलिटी आपको दिखाएंगे, है ना, कि आपको करना क्या है। समझ में आ रहा है? क्यों? सुनो, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट का काम यहाँ के बाद शुरू होता है। तो पहले कोई भी प्रॉब्लम दिया गया होगा तो हम प्रीवियस के तीनों मेथड में से किसी मेथड को लगा करके और ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, है ना। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए यहाँ तक, ये इस स्टेप तक आपको करना है, इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है ऑप्टिमलिटी टेस्ट का, है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्वेश्चन देख के ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको इन तीनों मेथड को में से किसी एक मेथड से मिनिमम जेड मीन्स मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कैलकुलेट करना है और ये दिखाना है, इस टेस्ट के थ्रू ये फाइंड आउट करना है कि जो कुछ भी हमने निकाला है वेदर इट इज़ ऑप्टिमल और नॉट। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि वेदर इट इज़ जस्टिफाइड और नॉट। समझ में आया? मीन्स वेदर इट इज़ मिनिमम और नॉट, क्योंकि हमारा आवर एम इज़ टू फाइंड द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं।
तब ये मिनिमम है या इससे भी और मिनिमम हो सकता है, ये चेक करेंगे, है ना। तो इसके लिए पहला स्टेप लिखिए, स्टेप्स लिख लीजिए। स्टेप में फर्स्ट स्टेप, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम by using any of the three method, any one of the three method। अभी आप देखें कि कितने प्रोसेस हैं इसमें, थोड़ा कठिन है, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम करेंगे तो बहुत आसान दिखने लगेगा, बहुत आसान दिखने लगेगा। आप देखें अभी क्या लिखा, पहला स्टेप, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द 3 मेथड। लिख लिया, एनी वन मतलब उपयुक्त जो तीनों मेथड पढ़ाए गए हैं उन तीनों में से किसी मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। कंफर्म, यहाँ तक समझ में आया। ये क्या है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। ध्यान से सुनिए, ये क्या है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब मैं इसको यहाँ के बाद लिख रहा हूँ, यहाँ के मतलब इसको थोड़ा सा दूसरे थोड़ा बड़ा लिखे तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इसी में हमको करना है आगे प्रोसेस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई। आप देखें ये 6 है, ये 3 है, सॉरी 6, 3, 5, 4, 5, 9, 2, 7, 5, 7, 8, 6। यहाँ है 7, 12, 17 और 9 ना, यहाँ क्या है 22। आपने किसी एक मेथड का यूज करके यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया, मतलब ये एलोकेशन कर दिया आपने। 12 और 2, 8, 15 है ना, 6 के रिस्पेक्ट में 1 है ना, 5 के रिस्पेक्ट में 7। यही है ना एलोकेशन, यही है, छूट तो नहीं कोई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। दूसरा स्टेप 2 लिखिए। यही स्टेप आपको, स्टेप 2 और स्टेप 3 आपको जानना है। Find out a set of numbers. Find out a set of numbers u, I and v, j. Find out a set of numbers u, I and v, j for each row and column. For each row and column. Satisfying ui plus vj equal to cij। फिर से सुन लीजिए, फाइंड आउट ए सेट ऑफ नंबर्स ui and vj for each row and column satisfying ui plus vj equal to cij। हो गया, हो गया। फॉर ईच ऑक्यूपाइड सेल,
फॉर ईच ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल समझ रहे हैं, कौन सा होगा इसमें? जहां जहां एलोकेशन दिख रहा है, दिस सेल इज ऑक्यूपाइड सेल। कोई कंफ्यूजन? ओके, फुल स्टॉप। टू स्टार्ट विथ we assign a number 0, we assign a number 0 to any row or column, to any row or column having maximum number of allocation, having maximum number of allocation, full stop। full stop। if this maximum number of allocation is more than 1, if this maximum number of allocation, if this maximum number of allocation is more than 1, choose any one arbitrary। उस केस में हम किसी एक को चूज करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अभी समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखें। अब आपको करना क्या है, देखिए बेटा इधर, ये दूसरा स्टेप समझिए। दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है? पहला स्टेप तो समझ में आ गया, ये आपने यहाँ तक निकाल दिया, ठीक। दूसरे स्टेप में आपको करना है कि आपको यू आई और वीजे निकालना है, यू आई और वीजे निकालना है। किसके लिए? ऑक्यूपाइड सेल के लिए, जिसकी वैल्यू सी आई जे की बराबर हो। सी आई जे को क्या है? सी आई जे क्या मतलब समझ रहे हैं? कास्ट। सी आई जे का मतलब कास्ट। कास्ट कौन सा है? 5, 7, 8, 6, 2, ये सभी क्या है? सी आई जे। ये क्या है? C11, समझ रहे हैं? ये क्या है? C12, ये क्या है? C13। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि अब आप यू आई और वीजे की वैल्यू निकालें, लेकिन शर्त क्या है? ये कह रहा है कि हम उस रो या उस कॉलम को कंसीडर करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन एग्जिस्ट करता होगा, और वहाँ हम किसी यू आई या वीजे को हम क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर कॉलम में मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा तो वी को हम 0 को पुट करेंगे, रो में मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा तो हम यू को 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ नाम दें U1, U2, U3, यहाँ नाम दें V1, V2, V3 एंड V4। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अब आप किसको चूज करेंगे एज पर द रूल? उस रो या कॉलम को कंसीडर करेंगे जहां एलोकेशन क्या है? मैक्सिमम है। आप बताइए कहाँ है? नहीं, पहले रो को कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 एलोकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो पहले रो को आपने कंसीडर किया तो U1 क्या होगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे ही U1 0 होगा, अब आप क्या करेंगे? नाउ वी विल कैलकुलेट Cij फॉर ऑक्यूपाइड सेल। अब Cij देखिए, ये क्या होगा? C12 होगा, ये क्या होगा? C13, ये क्या होगा? C14, ये क्या होगा? C21, 22, 23।
C23 और क्या बच रहा है, ये क्या होगा C31। समझ में आ रहा है? 32 33 34। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं ना? अब आपको करना क्या है, C11 मतलब U1 प्लस V2, C11 मतलब U1 प्लस V2। अब यहाँ U1 0 है, C12 कितना है 3 है ना, ये 3 है, ये 0 है, तो V2 कितना हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? V2 इक्वल टू 3। C13 में ये 5 है, ये U1 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। कोई डाउट किसी को? अब आप देखें, ये क्या है 4 है, इसमें ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब आप देखें दूसरा, अब आपको निकालना क्या है, C13 से आपने निकाल लिया V3 कितना है 5, और यहाँ ये V4 इक्वल टू कितना निकाला आपने 4। यहाँ क्या हो जाएगा U2 प्लस V3, बोलिए होगा ना, U2 प्लस V3। अब U2 प्लस V3 के लिए आप C23 देखें क्या है 2 है, 2 है, ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? V3 कितना है बोलो 5, U2 कितना हो जाएगा -3। नहीं समझ में आया? आया। C31 मीन्स U3 प्लस V1, कन्फर्म? U3 प्लस V1 दोनों नहीं पता है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा U3 प्लस V4, नहीं समझ में आया? ये कितना है 6 है, U3 प्लस 4, U3 कितना हो जाएगा 2, U3 2 होगा ना? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? U3 कितना होगा 2। अब जब U3 2 हो गया तो ये कितना 5, तो V1 कितना हो जाएगा 5 और ये 2, तो V1 कितना हुआ 3। अब आपको U1 V2 V3 V4 U1 U2 U3 सभी पता चल गया। दूसरा स्टेप कंप्लीट है ना, कि अब इन दोनों को आप देख लीजिए, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे, U1 प्लस V3 है ना, U1 प्लस V3, तो ऑक्युपाइड सेल के लिए आप जो ऐड करिए तो ये 3 हो जाएगा। ऑक्युपाइड सेल के लिए आपको क्या वेरीफाई करना है, Cij इक्वल टू UI प्लस Vj, है ना, वो आएगा क्योंकि उसी से हमने निकाला है। तीसरा स्टेप लिखा है ना। स्टेप थर्ड, फॉर ईच एम्प्टी सेल, एम्प्टी के आगे ब्रैकेट में लिखिए अनऑक्युपाइड, फॉर ईच एम्प्टी इन ब्रैकेट ऑक्युपाइड सेल, सॉरी अनऑक्युपाइड सेल we find the sum of UI and Vj, UI and Vj है ना, retain in the bottom left corner of that cell, retain in bottom left corner of the cell।
है ना। अभी आपके ने क्या लिखा कि जितने नॉन एम्प्टी सेल हैं, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा छठवां, है ना, 6 भरे हुए हैं, 6 खाली हैं। हमारे समझ में आया। जितने नॉन एम्प्टी सेल हैं उनके लिए UI प्लस VJ को ऐड करिए, है ना, और कहाँ लिखिए, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर क्या होगा, यहां होगा। समझ में आया। तो अब ये नॉन एम्प्टी है, इसके लिए क्या होगा, V1 प्लस U1 इज इक्वल टू 3। तो यहां क्या लिखेंगे, 3। कोई दिक्कत यहां तक। इसको आप बीच में लिख लें, जो ऑक्युपाइड है यहां लिख लें, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। ये इसको आप ऐसे लिख लें, इसको आप ऐसे लिख लें। है ना। अभी आपको क्या करना है, अनऑक्युपाइड के लिए दिस प्लस दिस कर लिया, और इसमें अनऑक्युपाइड कोई बचा, यहां आएंगे, है ना। इसके लिए क्या होगा, -3 प्लस 3 बिकम्स 0, और क्या होगा, 3 -3, ये भी 3 है ना, 3 - 3 बिकम्स 0, और क्या बचा, ये बचा, ये बचा 4 - 3 बिकम्स 1, है ना। और कुछ बचा नहीं, ये चारों फिलअप हो गया, ये चारों फिलअप हो गया, ये बचा है, ये 2 बच रहे हैं ना। इन दोनों के लिए क्या होगा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, फुलफिल हो गया। तीसरा स्टेप समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। चौथा स्टेप लिखिए, बोले फाइंड आउट फॉर ईच एम्प्टी सेल, find out for each empty cell the net evaluation value, the net evaluation value हो गया, the net evaluation value delta ij is equal to Cij minus Ui plus Vj। ये डेल्टा है बेटा, डेल्टा Ij is equal to Cij minus Ui plus Vj, एंड अगर आज का लेक्चर समझ में आएगा तो आप मान के चलिए कि ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म, है ना। हाँ, लास्ट नहीं है, ये तो है बैलेंस प्रॉब्लम का। अगर मैं सिलेबस, मुझे मेरे पास दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, गायब हो गया सिलेबस। अनबैलेंस्ड भी आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, देखना पड़ेगा हमको ना। ये बैलेंस प्रॉब्लम का है, अनबैलेंस प्रॉब्लम भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, उसको बैलेंस पहले बनाते हैं। नहीं दिया ना, चलिए ठीक है, नहीं दिया तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट देखिए, यहाँ तक समझ में आया। अब आपने चौथा स्टेप क्या लिखा है, और लिखिए एंड विच इज रिटेन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। जो भी आप निकालेंगे, विच इज रिटेन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ दैट सेल। हो गया, फुल स्टॉप। दिस स्टेप गिव्स द ऑप्टिमलिटी कंक्लूजन। ये स्टेप ऑप्टिमलिटी कंक्लूजन पे पहुंचाएगा हमें, मीन्स बताएगा। दिस स्टेप गिव्स द ऑप्टिमलिटी कंक्लूजन।
है ना। अब देखें, अब पहले जो कह रहा है वो लिखिए, देखिए देख ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि आप डेल्टा आई जे किसके लिए निकालिए, किसके लिए निकालिए, इम्पटी सेल के लिए, इम्पटी सेल के लिए क्या निकालिए, डेल्टा आई जे। वो क्या होगा, सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी। यू आई प्लस बी जी आपने पहले फाइंड आउट कर रखा है, कितनी वैल्यू है, दिस माइनस दिस कितना आएगा, कहाँ लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन, 5 माइनस 0, 9 माइनस 0, कोई कंफ्यूजन, 7 माइनस 5, 8 माइनस 7, कोई दिक्कत, 7 माइनस 1, 6, हो गया। 1 2 1 2 3 4 5 6 हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, आपने क्या पाया, जो डेल्टा आई जे है वो क्या है, नहीं ये दिख क्या रहा है, ये सभी डेल्टा आई जे क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, ग्रेटर देन 0 दिख रहे हैं, है ना, ग्रेटर देन 0। तो नीचे कंडीशन लिखिए, फर्स्ट कंडीशन, इसका फर्स्ट कंडीशन है जो अभी आपने चौथा स्टेप किया, इसमें अब कंडीशन बताएगा, इफ ऑल देखिए, इफ ऑल डेल आई जे, इफ ऑल डेल आई जे है ना ग्रेटर देन 0, पहला कंडीशन है डेल आई जे इज ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन है डेल आई जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तीसरा कंडीशन है डेल आई जे लेस देन आर इक्वल टू 0, है ना। तो पहला कंडीशन लिखिए, इफ ऑल डेल आई जे ग्रेटर देन 0, लिख लिया, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, the solution is optimal and a unique solution exists, and a unique solution exists. Second point, second condition, इफ डेल आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखिए लिखा हुआ है, इफ डेल आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, पहला कंडीशन ये लिखा ग्रेटर देन 0, अब यहां इक्वल टू भी लगा हुआ है, इफ डेल आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, कॉमा बट ऑप्टिमम बट एन अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ऑप्टिमम तो है लेकिन इसका दूसरा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, मीन्स दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो सॉल्यूशन निकला है वो क्या है, यूनिक है ना। तीसरा कंडीशन, इफ एट लीस्ट वन डेल्टा आई जे लेस देन 0, if at least one delta ij less than 0, comma, the solution is not optimum, the solution is not optimum. In this case we go to the next step. In this case we go to the next step, comma, to improve the total transportation cost. फिर से सुन लीजिए,
In this case we go to the next step comma to improve the total transportation cost। अब आप बताएं इस प्रश्न के लिए इन तीनों में से कौन सा केस एग्जिस्ट कर रहा है? फर्स्ट वाला, है ना, क्योंकि सारे देखिए कार्नर, राइट कार्नर पे सभी एलिमेंट्स क्या हैं? ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है ना, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोल्यूशन आपने निकाला ये चूंकि ऑप्टिमल है इसलिए आंसर सही है। अगर इसमें से कोई ये एग्जिस्ट करता तो हम ये पॉसिबिलिटी बनती, ऑप्टिमल तो है लेकिन इसका अन्य सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये होगा तो हमें एक आगे दूसरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। उसमें हम एप्सिलॉन ऐड करते, एक लूप बनाते हैं, एप्सिलॉन एक जगह ऐड करेंगे दूसरे जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, तब इटरेशन प्रोसेस करते हैं। यहाँ तक अगर मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आप सकुशल सम कर पाएंगे, नहीं तो 2 पेज का और आगे है। यहाँ तक समझ में आया? आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, किसी भी तीनों मेथड का यूज करके, एक मेथड का यूज करके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना। इसके बाद ऑक्युपाइड सेल के लिए क्या निकालेंगे? UI VJ निकालेंगे, कंफर्म। उस ऑक्युपाइड सेल के UI और VJ का यूज करके अनऑक्युपाइड सेल के लिए CIJ निकालें, है ना, ये निकालेंगे। UI प्लस VJ निकालेंगे किसके लिए? अनऑक्युपाइड सेल के लिए। और इसको लास्ट में डेल्टा निकालने के लिए इससे इसको माइनस करके कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे लिखते हैं, इसको लेफ्ट कॉर्नर पे, इसको राइट कॉर्नर पे। अगर ये डेल्टा IJ इन तीनों में से पहला कंडीशन होल्ड करता है तो जो कुछ भी आपने सोल्यूशन जिस मेथड से निकाला है वो ऑप्टिमल है और यूनिक है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया? मतलब जो प्रोसेस आपने लगाया है इसके अलावा कोई भी अन्य सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब एलोकेशन ऐसा नहीं है 2 यहाँ एलोकेट किया है तो ये 2 यहाँ ना होकर के कहीं और हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो भी आपने एलोकेशन किया है वो यूनिक है, कंफर्म। और इससे ज़्यादा इस प्रॉब्लम में कास्ट को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? ऑप्टिमलिटी का मतलब ये है। आज समझ में आया ऑप्टिमलिटी? इस क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लीजिएगा, फ़ोटो खींच लीजिएगा, अभी फ़िलहाल फ़ोटो खींच लीजिए और घर जा कर के एक क्वेश्चन करिएगा, उसका UI VJ निकालिएगा फॉर ऑक्युपाइड सेल, फिर अनऑक्युपाइड के लिए इसका यूज करके सम निकालिएगा और इससे इसको माइनस करके लिखाएगा। ये देखिएगा 3 स्टेप रट गया ना। तो आपको क्या निकालना है? पहला स्टेप तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन किसी तीनों मेथड्स में से एक लगाना है। दूसरे स्टेप में ऑक्युपाइड सेल के लिए क्या निकालना है? UI और VJ निकालना है। किसके लिए? ऑक्युपाइड सेल के लिए, जहाँ एलोकेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए UI और प्लस VJ निकालेंगे, सॉरी UI और VJ निकालेंगे, कंफर्म। उसका यूज करके अनऑक्युपाइड के लिए उसको ऐड कर देंगे, लेफ्ट कॉर्नर पे लिखेंगे। तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप पे क्या करना है आपको? CIJ से वो वैल्यू माइनस करके राइट कॉर्नर पे, कॉस्ट से इसको माइनस करके यहाँ लिख देना। ये अभी इसकी टेस्टिंग करनी है कि ये और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 के 6 जो भी हैं राइट कॉर्नर पे लिखे हुए हैं वो क्या इन तीनों में से किस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं? मोस्ट प्रॉबेबली 60% क्वेश्चंस आपको यहीं तक पूछे जाते हैं, यहीं तक। अगर यहीं तक मतलब कि डायरेक्टली वो दिखेगा आपको ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और आप कहेंगे सोल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड यूनिक, कंफर्म। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें एग्जिस्ट कर तब भी कहेंगे सोल्यूशन ऑप्टिमल है, लेकिन इसके और पॉसिबिलिटी है। मीन्स एलोकेशन दाएं बाएं हो सकता है, ऑप्टिमल तो है लेकिन एलोकेशन ऐसा नहीं, ये 2 कहीं और हो सकता है। ये मान लीजिए 2 यहाँ है ना भाई, 5 दूना 10 रुपया हुआ ना, 2 सामान पहुँचाने का 5 रुपये कीमत, 10 रुपया हुआ। हो सकता है ये लोकेशन यहाँ ना हो करके यहाँ हो जाए क्योंकि यहाँ भी 5 रुपये है, समझ रहे हैं।
तो ये कह रहा है जब इस कंडीशन ये कंडीशन होल्ड करेगा तो ये बताया जा रहा है कि ऑप्टिमल तो है लेकिन और भी इसके सोल्यूशन पॉसिबल हैं, कंफर्म ना। लेकिन तीसरा होल्ड करेगा तो सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। इसके लिए हम फर्दर प्रोसेस करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। कोई कन्फ्यूजन? ये फोटो खींच लीजिए बेटा, थोड़ा कठिन है, करके आइएगा। थोड़ा कठिन है लेकिन करके। क्या हुआ? जब इस प्रोसेस से किए तो वीएम मेथड से किए तो वैम मेथड तो लगाया है, वीएम मेथड लगाया है। सर इसमें समेशन कहाँ से ला दिया है? अरे आंसर तुम्हारा ये आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? बस फिलहाल अभी रखो, परेशान रहो। जितनी चीज़ें बताई जाए उसके बाद जब नहीं वो पढ़ाएंगे तब पूछना हमसे, है ना। वो भी पढ़ाएंगे, तुमको सारी चीज़ बताएंगे जब तुम संतुष्ट हो जाओ फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आपकी मल्टी टेस्ट तक आप पढ़ के आएंगे, है ना। हाँ ठीक है सर। तो फिर कह रहे थे कि सर कहाँ लगाएंगे सर, जैसे मैडम टेस्ट लेंगे, मैडम बताएंगे, मैं बताऊँगा सर जैसे सिलेबस में